हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं PYQs का। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। तो चलो अपने PYQ देखते हैं। और कुछ काम है क्या? चलो देखो। चलो पहला क्वेश्चन 2022 में क्या पूछा। 2022 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस मतलब इन ग्रुप 13 एलिमेंट इज पहला ऑप्शन बैगन आलू इन गाजर गैलियम थैलियम। बी ऑप्शन है बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। सी ऑप्शन है हमारा बोरोन गैलियम एल्युमिनियम थैलियम इंडियम। डी ऑप्शन है हमारा बोरोन गैलियम एल्युमिनियम इंडियम थैलियम। अब तुमको इसमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। देखो क्या ग्रुप 13 है बैगन आलू गाजर इन थैला। तो इसका देखो एल्युमिनियम का 3D होता है। एल्युमिनियम का 3D वो होता है एम्प्टी। और गैलियम का जो 3D होता है फिल्ड होता है। 3D क्या होता है? फिल होता है फिल्ड। तो इसमें जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाती है? स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाती है। इसलिए इसकी रेडियस साइज क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है साइज। अरे साइज शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो साइज कम होगी ना, तो ये उठ के ऊपर चला जाता है। एल्युमिनियम की साइज उससे बड़ी हो जाती है। बस यही थोड़ा एक्सेप्शन है। तो बैगन गाजर पहले आना चाहिए। गाजर बैगन बोरोन के बाद गैलियम एल्युमिनियम आलू गाजर इन थैला। डी ऑप्शन होगा हमारा राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ आया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रेंड्स बहुत जरूरी हैं। ये सब ट्रेंड्स याद रखना, इनके रीजन भी याद रखना, क्योंकि ट्रेंड्स देकर या तो रीजन पूछेगा या मोस्टली डायरेक्ट ट्रेंड्स पूछता है। ठीक है। 2018 में 2018 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनस्टेबल टू फॉर्म BF6 -3। पहला ऑप्शन गैलियम, सेकंड ऑप्शन एल्युमिनियम, थर्ड ऑप्शन बोरोन, फोर्थ ऑप्शन इंडियम। तो देखो बोरोन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है 1s2 2s2 2p3 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन P1 3 2p1। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5। हाँ, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। देखो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और एफ से वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है नहीं इसमें, तो BF6 यही नहीं बना पाएगा बोरोन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल।
और इस सब में क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो ये सब बना सकते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। 2013 में पूछा गया है, 2013 में आइडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर is similar to ग्रेफाइट। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, B4C, बी ऑप्शन, B2H6, सी ऑप्शन, BN, डी ऑप्शन, बी। तो BN इसमें डायरेक्ट तुमको पता होना चाहिए। BN इसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ग्रेफाइट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली सी इसका ऑप्शन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट से क्या करेगा, सिमिलर होगा, सिमिलर टू ग्रेफाइट। तो आई थिंक ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, फैक्ट पता होना चाहिए था इसमें कोई भी ज़्यादा लॉजिक बाजी करने की ज़रूरत थी नहीं। ये तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सब तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2020 में क्या पूछा गया है, 2020 में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड एज refrigerant for ice cream and frozen food Second option, the structure of C60 graphite, C60 contain 12 6-member ring and 20 5-member ring, 5-member carbon ring। सी ऑप्शन क्या है, ZSM5, a type of zeolite is used as convert alcohol into gasoline। डी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ये इसमें तुमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है इसके एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो
कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फूड, फ्रोजन फूड। बिल्कुल गलत बात है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, सॉलिड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही होगा। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड ये यूज होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन 12 सिक्स मेंबर रिंग। 12 नहीं बेटा, 20। और इधर लिखा है 25 मेंबर रिंग, 20 नहीं 12। तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो गए। ZSM5 ए टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड एज कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन, एकदम सही बात लिखी है। NCERT के पॉइंट्स है सभी। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ओडरलेस, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो हमारे दो स्टेटमेंट क्या थे? ये सही स्टेटमेंट थे। तो इस क्वेश्चन में तुमको NCERT फिर से पढ़नी पड़ेगी। NCERT से ही क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन NCERT से बाहर पूछ ही नहीं रहा है इनऑर्गेनिक में। मतलब इनऑर्गेनिक में NCERT से बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं रहा। तुमको फुल फोकस्ड रहना है NCERT पर 2019 में। Which of the following compounds is used in cosmetic सर्जरी? कॉस्मेटिक सर्जरी में देखो, पहला ऑप्शन है सिलिका, सेकंड ऑप्शन है सिलिकॉन, सी ऑप्शन है सिलिकेट, सिलिकेट। डी ऑप्शन है जियोलाइट। तो इसमें पूछा है कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या यूज होता है, कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी। तुमने देखा होगा कई हीरोइनों को, वो अपनी नाक को कहीं पतला करवा लेंगे, ओंठ को मोटा करवा लेते हैं, तो वो किस वजह से? सिलिकॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? सिलिकॉन्स की वजह से। क्योंकि सिलिकॉन बीइंग का कंपाउंड, सिलिकॉन्स बीइंग biocompatible are used in surgical and cosmetic surgery, cosmetic तो इसका आंसर होगा सेकंड। तुमने यार देखा होगा क्या कि काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग मतलब अपने आप को खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने फेस में कई प्रकार की कोई कान छोटा करवा लेता है, कोई किसी की नाक मोटी है नाक पतली करवा लेता है। आलिया भट्ट को देखो, उसने भी कलाकारी करवाई है। मतलब बहुत ज़्यादा जितनी हीरोइंस हैं मोस्टली इस सिलिकॉन्स की मदद से ही वो खूबसूरत है, और नेचुरल खूबसूरत नहीं है। अगर तुम उनको पास से देख लोगे तो बोलोगे ओ मैया के, क्या देख लिया मैंने, ओ मैया रे। ये काफ़ी चल रहा है ना, ओ मैया रे। तो ऐसे ही तुम भी बोलोगे, ठीक है। तो सिलिकॉन कितना बेनिफिशियल है लड़कियों के लिए। लड़कियां सब खुश हो जाएं, क्योंकि उनकी लाइफ बदलने वाली है। अब इनको भी पता चल गया, अब ये भी जाएंगी तुरंत। चलो कोई बात नहीं, लड़के भी जा सकते हैं 2008, और लड़के भी करवाते हैं, ठीक है। अब लड़कियों को क्या तसल्ली मिल गई होगी। द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, the angular shape of ozone molecule O3
कंसिस्ट ऑफ, पहला 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, सेकेंड 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, थर्ड सी ऑप्शन है 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, डी ऑप्शन है 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। देखो भैया, एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, ओजोन का मॉलिक्यूल तुमको बताया था, ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसमें क्या 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा दिखाई दे रहे हैं, 1 पाई है 1 पाई, तो देख लो 2 सिग्मा और 1 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई। सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसमें तो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, किस ईयर को, 2008 को, चल बहुत पीछे था, लेकिन इतने ही सिंपल सवाल आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। भरोसा बना के रखें खुद पर, ज़्यादा टेंशन मत लें, एनसीईआरटी पढ़ते रहें, तुम्हारा उद्धार हो सकता है। 2015 में क्या पूछ लिया गया है, 2015 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड have same property, have same property, in common, in common, have some property in common, which property, which property is shown by, is shown by of these compound, of these compounds but not by the other, but not by the other। पहला ऑप्शन है इज सोल्यूबल इन वाटर, सेकंड ऑप्शन है इज यूज्ड एज फूड, इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव। सी ऑप्शन है फॉर्म्स एसिड रेन, डी ऑप्शन है इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में सिंपल कुछ नहीं बोला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैव सम प्रॉपर्टी इन कॉमन, कुछ प्रॉपर्टी कॉमन होती हैं। Which property is shown by these compound but not by the others, मतलब एक के द्वारा वो प्रॉपर्टी शो कर रही हो, दूसरा नहीं शो कर रहा हो। तो देखो इज सॉल्युबल इन वाटर, दोनों सॉल्युबल होते हैं। इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है फूड प्रिजर्वेटिव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो ऑप्शन, अरे यार हमको तो मैंने ऑप्शन ये क्यों लगा दिया, ऑप्शन हमारा क्या है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और फॉर्म्स एसिड रेन दोनों करते हैं। इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों है रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर तुमको पता चल गया 2015 में ठीक ठाक। मतलब अरे बकवास क्वेश्चन था यार ये तो। चलो 2020 में एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था, ये अच्छा था 2020 वाला। Which of the following oxo acid of sulfur has oxygen double bond linkage?
ए ऑप्शन H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। बी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सी H2H2O8 पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। डी ऑप्शन H2H2O7 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमको देखना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज किस में पाया जाता है, तो हमको इसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। और मैंने सभी स्ट्रक्चर डिस्कस की है यार, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे कम भरोसा है, इसलिए मैं दोबारा बनाऊंगा। चलो सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर दोबारा बनाते हैं। सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर होता है OH OH। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर H डबल बॉन्ड O OH OH। ये है सल्फ्यूरिक एसिड का। पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 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 सल्फर डबल बॉन्ड और OH 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 हाइड्रोजन सल्फर 2। सही है एकदम। अब पायरो सल्फ्यूरिक एसिड इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कुछ OH। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब देखना है तुमको ये डबल बॉन्ड पर ऑक्साइड लिंकेज किस में है, तो ये तो यार इसमें है ना, पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो आई थिंक तुमको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें यार कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। कुछ था क्या? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं था। खैर तुम्हारे हिसाब से अगर कुछ हो तो भाई बता नहीं सकते। चलो और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। दो 2016 में क्या पूछा गया है? 2016 में बोरिक एसिड is an acid because its molecule पहला contain replaceable H plus ion, contain replaceable H plus ion। second option gives up a proton। C option accept OH from water releasing proton। D option combine with proton from वाटर मॉलिक्यूल। देखो अब इसको अच्छे से समझना। ये बोरिक एसिड करता क्या है? H3BO3 होता है। H3BO3 ये होता है बोरिक एसिड। ये वाटर का क्या करता है? OH आयन एक्सेप्ट करके H प्लस को रिलीज कर देता है। मतलब ये एसिड अपना H प्लस रिलीज नहीं करता, ये वाटर का H प्लस रिलीज करता है। इसलिए ये एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटोन, मतलब वाटर का ही प्रोटोन रिलीज कर देता है। तो इसका ऑप्शन तो सी है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं कहीं डिस्कस कर चुका हूँ। शायद फिजिकल केमिस्ट्री में
मैंने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन, मैं दोबारा डिस्कस कर दिया इधर क्योंकि इसमें अभी गिवन है। तो ये दोनों का क्वेश्चन मान सकते हो, इनऑर्गेनिक का भी फिजिकल का भी, क्योंकि फिजिकल में भी एसिड आर्सेनियस एसिड वगैरह वगैरह पढ़ते हैं और इधर ये टॉपिक गिवन है बोरिक एसिड एनसीईआरटी में। तो ये क्वेश्चन दोनों जगह डिस्कस कर रहे हैं। और यार मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ कि भाई एनसीईआरटी पर फोकस करें, एनसीईआरटी के इधर उधर मत जाए, इनऑर्गेनिक में तो बिल्कुल भी ना जाए। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बोलूँगा कि एनसीईआरटी से बाहर निकलो, क्योंकि एनसीईआरटी में समझ में नहीं आएगी। फिजिकल केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है। और इनऑर्गेनिक है जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इससे बन रहे हैं भयंकर, तो इसको क्या करना है, हमको एनसीईआरटी से ही रीडिंग मारनी है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।